एक संत यानी योगी और देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया और इसके बाद बीजेपी के स्टार प्रचारक, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आखिर इतने सारे काम एक साथ वो कैसे करते हैं और विपक्ष को भी जवाब देते हैं। आज उन्हीं के साथ हम लोग एक बड़े कैंपेन में चल रहे हैं, जिसमें आगरा भी शामिल है, मेरठ और गाजियाबाद भी शामिल है। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर और किस तरीके से चुनाव चल रहा है और आखिर बीजेपी की रणनीति क्या है और कैसे गठबंधन और कांग्रेस को हराएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। उन्हीं से पूछेंगे कि आखिर इन सवालों का जवाब। महाराज जी, आपके सामने महागठबंधन है, वोट शेयर भी और प्रियंका गांधी, कौन बड़ी चुनौती है? देखिए, गठबंधन की हवा निकल चुकी है। कांग्रेस का यूपी में कोई वजूद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास देश ही नहीं, दुनिया का सबसे यशस्वी और तेजस्वी नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है। 2014 में हमारे पास मोदी जी का नाम था। आज मोदी जी का नाम भी है तो काम भी है। विगत 5 वर्षों की मोदी जी की नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार की उपलब्धियां, भारी भरकम उपलब्धियां हमारे पास हैं। लोक कल्याणकारी योजनाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का हो, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दमदार प्रस्तुति का हो, भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का हो, या फिर सामरिक मोर्चे पर भारत की दमदार उपस्थिति दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का हो, भारत की संस्कृति और भारत की परंपरा को वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत करने का हो। हर एक क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत की परिकल्पना को साकार किया है। स्वाभाविक रूप से जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाली केंद्र की मोदी सरकार आज आम जन इस बारे में, चाहे वह उत्तर का हो, दक्षिण का हो, पूरब का हो, पश्चिम का हो, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, हर एक के मुंह से केवल एक शब्द निकलता है, मोदी मोदी मोदी। हर एक व्यक्ति मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री चाहता है। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाएगी, 2014 से ज़्यादा बेहतर सफलता प्राप्त करेगी। एक सवाल और, क्या इस चुनाव में जो मुद्दा है वो राष्ट्रवाद होगा या विकास का मुद्दा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद को और विकास को एक दूसरे के साथ जोड़ा है। हमारे लिए राष्ट्रवाद किसी संकीर्णता का प्रतीक नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद भारत के प्रति राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। भारत के 130 करोड़ जनता के चेहरे पर खुशहाली लाने और भारत की समृद्धि का प्रतीक है, भारत की सुरक्षा का प्रतीक है। हम राष्ट्रवाद के विकास और राष्ट्रवाद के इस अभियान को लेकर के जनता के बीच में हैं। हमने 5 वर्ष तक क्या मोदी जी के नेतृत्व में किया है और आगामी 5 वर्ष में हम क्या करेंगे, ये पूरा लेखा जोखा और आगामी योजनाओं को जनता के सामने रख रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम राम मंदिर इसलिए नहीं जाएंगे कि मामला सब जुडिस है। देखिए, पूछा जाना चाहिए श्रीमती प्रियंका गांधी जी को कि वे हनुमानगढ़ी गई। मुझे लगता है कि हनुमान जी भी राम के ही भक्त हैं। स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने राम और कृष्ण के अस्तित्व को ही नहीं माना, आज अगर वह राम भक्त हनुमान के दरबार में जाकर के माथा टेक रहे हैं, तो मोदी जी का भय है। डूबता क्या नहीं करता। कांग्रेस सपा बसपा की आज यही स्थिति है। घबराहट में वे लोग कब क्या कर जाएं, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मंदिर मंदिर कांग्रेस भटक रही है। अयोध्या के संतों ने, जो मुख्य पुजारी हैं राम जन्मभूमि के, उन्होंने कहा कि अगर अयोध्या की यात्रा होती, उनकी धार्मिक होती, तो राम के बिना अयोध्या अधूरा, अयोध्या के बिना राम। ये उनकी पॉलिटिकल यात्रा है। ठीक कहा उन्होंने कि अयोध्या की पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से है, और अगर आप अयोध्या आना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि धार्मिक यात्रा है या आप
जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हम भारत की आस्था का सम्मान करते हैं, तो अयोध्या की यात्रा राम के बगैर कभी पूरी नहीं हो सकती है। राम सरकार में है, कहा जा रहा है कि जब सरकार में लोग रहते हैं तो एंटी कम्बेंसी भी होती है, क्या एंटी कम्बेंसी लग रही है आपको? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के खिलाफ भी नहीं है और हमारे खिलाफ भी नहीं। कोई भी एंटी इनकम्बेंसी इस समय नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दोनों सरकारों के खिलाफ कहीं भी नहीं दिखाई देता। ईमानदारी के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ 5 वर्ष तक मोदी जी ने देश के अंदर आम जन की सेवा की है, लोकतंत्र में जनता को जनार्दन के स्वरूप में मान्यता दी है, वो अद्भुत है, अभिनंदनीय है। और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी मात्रा में योजनाओं का लाभ गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को पहली बार मिला है। स्वाभाविक रूप से इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। विपक्ष ये कह रहा है कि शिवपाल सिंह यादव, भीम आर्मी, राजा भैया बीजेपी की बी टीम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बी टीम रखने की आवश्यकता ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का अपना स्वयं का दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल आज भारतीय जनता पार्टी है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी जहां थी, यहाँ देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का आगमन और संगठन के रूप में, अध्यक्ष के रूप में से अमित शाह जी का आगमन भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में बनाया है। ये सभी दल, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या देश के जितने भी अन्य दल हैं, ये सभी मिलकर के जितना वोट पाते हैं उतना भारतीय जनता पार्टी के पास अपने सक्रिय सदस्यों की संख्या है। एक सवाल कि गोरखपुर से कौन चुनाव लड़ेगा, मंदिर या कोई और? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता वो हमारा अपना कार्यकर्ता है और मेरी शुरू से मान्यता रही है कि कोई भी कार्यकर्ता आएगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव जीतेगा। प्रियंका गांधी जगह जगह घूम रही हैं, वो महिलाओं से भी मिल रही हैं, बुजुर्गों से मिल रही हैं। उनको लगता है कि ये महिला और नौजवान उनको 2000 जो उनका 9 का इतिहास था उसको दोहराने में कामयाब होंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस के खाते में उनकी 0 उपलब्धियां हैं। कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्याय बने थे। जनता कांग्रेस के 2004 से 2014 के उस भ्रष्टाचार, अनाचार, देश की परंपरा और संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने वाले कार्यकाल को भूली नहीं है। उन्हें सबक सिखाना चाहती है। ऐसा नहीं कि श्रीमती प्रियंका वाड्रा पहली बार चुनाव में आई है। 2014 में भी, 2017 में भी वे आ चुकी हैं। जनता ने उन्हें जवाब दिया है। 2019 में उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता मानस स्पष्ट कर चुकी है। मोदी जी के नेतृत्व में काम करेगी। मोदी जी को अपना नेता के रूप में चुनना चाहती है। मेनका गांधी ने कहा, सुल्तानपुर से आप लोगों ने उनको प्रत्याशी बनाया, उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो हम राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार करेंगे और प्रियंका लड़ेंगी। बनारस से अगर लड़ना चाहती हैं तो परिणाम शून्य होगा। क्या मेनका गांधी प्रचार करेंगी? देखिए, श्रीमती मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री है, केंद्र सरकार में मंत्री है, मंत्री के रूप में बहुत बेहतर प्रदर्शन उन्होंने किया है। आज सुल्तानपुर में हमारी प्रत्याशी हैं। स्वाभाविक रूप से जहां पर पार्टी को उनकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ेगी, पार्टी अवश्य उनका लेगी। और उन्होंने अच्छा कहा, सही कहा कि अगर श्रीमती प्रियंका वाड्रा वाराणसी जाती है तो कांग्रेस के खाते में पहले भी 0 था, आगे भी 0 ही आएगा। एक सवाल, आपने जब पहली रैली की, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सहारनपुर में, तो आपने वहां इमरान मसूद को कहा कि अजहर मसूद, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि मुकदमा तो सब पर है, कार्रवाई बाकी है। विपक्ष हमलावर है आपके कोर हिंदुत्व लाइन को लेकर। देखिए, मैं जो सच होता है वही बोल रहा हूं। जो लोग अखिलेश यादव को इस पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। प्रदेश की जनता और देश की जनता नहीं भूली है कि राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले जो आतंकवादी थे, 2012 में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले उन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुछ से चेष्टा की थी। हम आभारी हैं न्यायपालिका का, जिन्होंने उस समय उस पर रोक लगाई थी। अन्यथा वे सभी आतंकवादी बाहर होते और फिर देश की सुरक्षा में सेंध लगा रहे होते। कांग्रेस
कि अध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री जी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद को भी ये लोग कोई सम्मान नहीं देते, लेकिन दूसरी तरफ भारत का मोस्ट वांटेड अजहर मसूद जैसे आतंकवादियों के नाम के साथ जी लगा करके उसको सम्मानित करने का कार्य करते हैं। और अजहर मसूद की भाषा बोलने वाले लोग मौजूद हैं सहारनपुर में, उस प्रकार के जो लोग मौजूद थे उन्हीं को मैंने इशारा करते हुए पब्लिक से कहा कि आप क्या चाहते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतना चाहिए। और अगर आप लोग तय करें क्या अजहर मसूद के दामाद के रूप में उस प्रकार की बोली बोलने वाले लोग जीतेंगे या फिर मोदी जी के लिए कार्य करने वाले, मोदी जी के मिशन को आगे बढ़ाने वाले लोग का जीतेंगे, ये तय करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है यहाँ किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन जो उस भाषा का प्रयोग करते हैं उनको उसी भाषा में जवाब भी दिया गया। प्रियंका गांधी ने अमेठी में बात करते हुए कहा कि 19 तो चल ही रहा है, 22 की तैयारी करो, 22 जीतना है, तो इसको क्या कहेंगे? स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पहले से तय कर चुकी है कि 19 में उनके लिए कोई ऑप्शन यूपी में नहीं है, देश में भी नहीं है। 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनेगी, 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। एक सवाल हिंदू टेरर और कैराना के पलायन का भी मुद्दा उठा रही है जो विपक्षी दल हैं, उस पर क्या कहेंगे? वो लोग साफ तौर पर कहते हैं कि बीजेपी पोलराइजेशन करती है। हम पोलराइजेशन नहीं कर रहे हैं, सपा बसपा और कांग्रेस के पापों को जनता के सामने रख रहे हैं। कांग्रेस ने 2007 में समझौता एक्सप्रेस में जब विस्फोट हुए थे, उस समय कांग्रेस की सरकार ने हिंदू आतंकवाद का शब्द दिया था। जो हिंदू अपनी सहिष्णुता और अपनी सदासहिता के लिए पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है, उस हिंदू को आतंकवाद के समकक्ष रखने का प्रयास किया था। स्वामी असीमानंद अभी बरी हुए हैं। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और कैराना और कांदला जैसी घटनाएं सपा बसपा के तुष्टीकरण के पाप का परिणाम था। 2008 से लेकर के 2017 तक लगातार पलायन हुआ, कैराना से भी कांदला से भी, ऐसे दर्जन भर कस्बों से। आज प्रदेश के अंदर कहीं कोई पलायन नहीं है। वापस जो लोग पलायन कर चुके थे वे वापस कैराना में भी और कांदला में भी आए हैं। देश का मानवाधिकार संगठन इस बात को स्वीकार करता है कि पलायन हुआ था इन कस्बों से, आज वे वापस आ रहे हैं। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है कि हमने प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दी। और ये सपा बसपा की सरकार की विफलता थी कि उनकी सरकार के समय प्रदेश की जनता को सुरक्षा नहीं मिल पाई थी। स्वाभाविक रूप से अपनी उपलब्धियों को भुनाने का अधिकार हमें है और उन अपने विरोधियों की कमियों को भी जनता के सामने रखने का अधिकार भी हमें है। आज कोई धमाका करने वाले हैं जो पता चला है, क्या धमाका है? वो अयोध्या से जुड़ा मसला है, सुरक्षा से जुड़ा मतलब क्या है? देखिए, जो चीज़ें होंगी चुनावी मंच पर हम लोग आएंगे, बातचीत करेंगे। एक सवाल और आपसे कि आखिर आप संत भी हैं, देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया भी हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक भी, तीनों काम एक साथ कैसे करते हैं? चुनौती नहीं होती? देखिए, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं, ये सब एक लक्ष्य तक पहुंचने के माध्यम है। धर्म का पहला पाठ प्रारंभ होता है सेवा से। राजनीति का भी जो बृहद स्वरूप है वह सेवा का है। तो स्वाभाविक रूप से सेवा का एक बड़ा मंच मिला है। मोदी जी की सरकार के बाद सेवा के जितने कार्य प्रारंभ हुए हैं, लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, मानवता की सेवा का इससे दूसरा बड़ा माध्यम नहीं हो सकता। गरीब को आवास मिल जाना, एक गरीब के जीवन में व्यापक खुशहाली ला देना। और मुझे प्रसन्नता है कि विगत ये 2 वर्ष के अंदर हमारी सरकार प्रदेश के अंदर 23,82,000 गरीबों को एक आवास देने में सफल हुई, 2.5 करोड़ परिवारों को देने में सफल हुई, 1 करोड़ से अधिक गरीबों को विद्युत के कनेक्शन देने, 1 करोड़ 12 लाख परिवारों को हम लोगों ने रसोई गैस के कनेक्शन देने में
6 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत के अंदर स्वास्थ्य सेवा का कवर देने, 2 करोड़ 14 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से जोड़ने, 13 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ जोड़ने, ऐसी अनेक योजनाओं में हमें सफलता प्राप्त हुई है। स्वाभाविक रूप से एक गरीब के चेहरे पर खुशहाली ला देना ये धर्म का सबसे बड़ा कार्य है। राजनीति के माध्यम से भी उसी सेवा के कार्य के साथ जुड़े हैं। प्रदेश के परसेप्शन को सुधारने, कुंभ जैसे आयोजन को पूरी भव्यता और पूरी दिव्यता के साथ करने, अयोध्या की पौराणिक परंपरा दीपावली का उत्सव अयोध्या से जुड़ा हुआ था, दीपोत्सव के माध्यम से उसको वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत करना, ये सभी कार्य इसके माध्यम से भी हो रहे हैं। बिना भेदभाव के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबका साथ सबका विकास, इस भाव के साथ हम कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सभी एक लक्ष्य तक पहुंचने के माध्यम हैं, चाहे वह धर्म में सेवा का माध्यम हो, चाहे वह राजनीति के माध्यम से सेवा का माध्यम हो, चाहे एक योगी या एक संत के रूप में सेवा के माध्यम से उस लक्ष्य को प्राप्त करने का हो। सभी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ही अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक है। एक आखिरी सवाल आपसे महाराज जी की, आखिर 73 सीटें आपके पास पहले से है और अब आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है, तो ये कितनी सीटें 74 प्लस जा रही हैं? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 74 प्लस के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी सब मिलकर अकेले आपको चुनौती दे रही हैं। मैंने कहा ना, देखिए इन सब की असलियत जनता के सामने आ चुकी है। गठबंधन फेल हो चुका है। श्रीमती प्रियंका वाड्रा 2014 में भी एक प्रयोग की थी, 2017 में भी प्रयोग की थी, ये सभी फेल हो चुके हैं। 2019 में स्वयं उतरी है, स्वयं फेल हो जाएगी। ओवैसी ने कहा कि जो आपने इमरान मसूद को कहा था, इस पे इलेक्शन कमीशन को मुकदमा लिखना चाहिए। मुझे लगता है हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने न्यूज़ 18 पर अपनी बात बेबाकी से रखी, तीखे सवालों का तीखा जवाब भी दिया और उन्होंने कहा कि आज धमाका भी हम करेंगे, हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं, 5 साल मोदी जी के हैं, 2 साल हमारे हैं, और जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, जो धर्म का मुद्दा है, सभी मुद्दों पर चुनाव होगा। इमरान मसूद पर भी उन्होंने खुलकर बात की कि जो आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते हैं, कई सारे जो मसले थे उस पर खुलकर बोला उन्होंने। और प्रियंका गांधी की जो अयोध्या यात्रा थी उस पर भी सवाल खड़े किए कि वो एक सियासी स्टंट है, धार्मिक यात्रा नहीं है। ऐसे में साफ है कि एक योगी जो स्टार प्रचारक भी हैं, देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने अपना जो स्टार कैंपेन स्टार्ट किया था सहारनपुर से, हालांकि वो हार्ड हिंदुत्व की लाइन थी, उन्होंने कैराना के पलायन पर भी बोला और जो इसके साथ जो NHRC की नोटिस है उस पर भी बात की। सभी मुद्दों पर न्यूज़ 18 पर उन्होंने बेबाकी से राय रखी। कैमरामैन गुलजार खान के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।